एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें उतनी नहीं है, लेकिन रोडवे में काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जिधर मर्जी उधर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कम बजट में। तो इसलिए फ्लेक्सिबल होने के कारण ये कन्वीनियंट ज़्यादा है और इसी कारण से इसको यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस ये करना स्टार्ट किया था कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ, इसकी ग्रोथ कैसे हुई, कहाँ से स्टार्टअप हुआ, ठीक है, इसकी ग्रोथ कैसे हुई, कैसे स्टार्टअप हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था अपना। तो आपको कुछ सीक्वेंस बताए थे कि इसी सीक्वेंस में रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। हमने वहाँ पे एक अर्लियर रोड लिखा था, जो अर्लियर रोड उसको बोलते हैं जो पहले से था, थोड़ा बहुत जो भी पहले से रहा होगा, ठीक है। लेकिन रिवॉल्यूशन स्टार्टअप हुआ वर्ल्ड वार के टाइम से, और सबसे पहला जो रोड पे ध्यान देना स्टार्ट किया वो किस देश ने, रोमन कंट्रीज ने, ठीक है। तो रोम आपका जो है वो सबसे पहले रोड के ऊपर ध्यान दिया, और इसीलिए रोमन रोड कंस्ट्रक्शन सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे सीक्वेंस में ट्रांसपोर्ट फील्ड में। रोमन के बाद कौन सा, ट्रेस गार्ड, ठीक है, ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन इसके बाद आ रहा है। ट्रेस गेट कहाँ पे हुआ था, ये ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन जो नाम दिया गया है ये किस देश में हुआ था, नहीं ये चाहिए डिस्कस नहीं रहा, कोई बात नहीं, फ्रांस में, ठीक है। डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, इस चीज़ पे आएंगे, बात करेंगे, एक एक चीज़ लिखेंगे भी। तो ट्रेसगेट जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। तो रोमन के बाद ट्रेसगेट, ट्रेसगेट के बाद फिर टेलफोर्ड, ठीक है, और टेलफोर्ड के बाद फिर मैकेडम, जो इसी मैकेडम के ऊपर आज भी हम लोग काम करते हैं। इसमें और भी फर्दर डेवलपमेंट की गई है, अभी भी और डेवलपमेंट चल ही रहा है, ठीक है। रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, रिसर्च के लिए हमने अलग अलग कमेटी बना रखा है, ठीक है। उन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्या था कि जो सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस काफ़ी पूछता है तो ध्यान देने वाली बात है, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे और इन चारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस बनता है। तो पहला हमारा हो गया रोमन, फिर ट्रेसगेट, और फिर टेलफोर्ड, और फिर मैकेडम। कंफ्यूजन जो होता है अभी नहीं, अभी तो आप पढ़ ही रहे हो तो ये पता ही है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद या ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया, मान लीजिए दूसरा कोई सब्जेक्ट चल रहा है और उस समय अचानक से ये सवाल आ जाए, तो फिर ट्रेसगेट और टेलफोर्ड में कंफ्यूजन आता है कि पहले कौन सा जाएगा। तो बताया था आपको कि पहले कौन सा आएगा, ट्रेसगेट, और बाद में कौन सा, टेलफोर्ड, ध्यान उसी से रहेगा, टेलफोर्ड, ठीक है। टेल मतलब पूंछ, तो वो बाद में ही आएगा, टेलफोर्ड, ठीक है। तो ये हमारे सीक्वेंस हो गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले रोमन, फिर ट्रेसगेट, फिर टेलफोर्ड, और फिर मैकेडम। अब थोड़ा बहुत देखो, एक्चुअली अगर रोमन रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो लगभग 10 पन्ना आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ उसके अंदर है, देखना है, बट हमें उतना ज़्यादा नहीं देखना, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को देखना है। तो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वहाँ का, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेट करता है, केवल उसी एस्पेक्ट्स को हम लोग देखने कर जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर रोमन रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, उसके हिस्टोरिकल कि कैसे क्या हुआ, कहाँ से कैसे लाए, तो फिर वो 15-20 पन्नों में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल एस्पेक्ट से देखते हुए चलेंगे। तो रोमन रोड के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिएगा पहला, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। रोमन रोड कंस्ट्रक्शन, चलिए आइए, ये देखिएगा, ये है हमारा रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, इसके बाद इस पर डिस्कस लिखेंगे हम लोग। देखिएगा, ये रोमन रोड कंस्ट्रक्शन का कुछ पिक्चर्स है, ठीक है। ये पिक्चर्स आपके समझने के लिए हमने रखा है। एक्चुअल में जो हमारा कोड है, ठीक है, उस कोड से ये हमने लिया है फोटो। तो ये कोड का पिक्चर है।
इस रोमन रोड कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी टेक्निकल पॉइंट्स नहीं था, बस रोड को कंस्ट्रक्ट करने का एक ही लॉजिक था, सिक्योरिटी पर्पस से, बॉर्डर सिक्योरिटी पर्पस से, मिलिट्री पर्पस से कि मिलिट्री हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सके, उसके इक्विपमेंट सारे जा सके, ठीक है, युद्ध हमारा जो चल रहा है उसमें सपोर्ट हमको मिल सके, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रोड का निर्माण यहाँ पे हुआ था। तो जो मेन पॉइंट है कि ये जो डेवलप किए थे रोड, ये किस पर्पस से, केवल मिलिट्री पर्पस से, केवल सिक्योरिटी पर्पस से अपना। तो अगर मिलिट्री पर्पस से इन्होंने बनाया था और उस समय कोई भी साइंस और टेक्निकल चीज़ों को लेकर के इस रोड के बारे में नहीं सोचा गया, ठीक है, कि रोड कैसा होना चाहिए, क्या इसमें होना चाहिए, कुछ नहीं। और चूंकि पहला स्टार्टअप था, कोई थ्योरी थी भी नहीं इसके पहले, तो इन्होंने बस क्या किया कि इनकी जो अपनी प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की। और प्रॉब्लम क्या आ रहा था उस टाइम पे, जैसे मिलिट्री पर्पस से ये बना रहे थे, तो जो इनके टैंकर्स वगैरह थे, ठीक है, जो हैवी टैंकर्स वगैरह थे, उन टैंकर्स को अगर ये लेकर के जा रहे थे तो जो सरफेस है वो सरफेस सेटल डाउन, कंसोलिडेशन हो जा रहा था जिसमें टैंकर्स वगैरह फंस जा रहे थे। तो उसको उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए इस रोड कंस्ट्रक्शन फेज में कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। और इन्होंने किया क्या कि जो रोड का सरफेस है उस सरफेस पे एक्सकेवेशन करना स्टार्ट किया, मिट्टी हटाना स्टार्ट किया। कहाँ तक मिट्टी हटाते रहे, जब तक कोई हार्ड स्ट्रेटम ना मिल जाए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि टैंकर्स वगैरह कॉन्सोलिडेट धंस जा रहा था, उसमें रोड के अंदर फंस जा रहा था। तो बस उसके लिए जो ऊपरी सरफेस का सॉइल है वो उन्होंने एक्सकेवेट किया, और एक्सकेवेट करके हैवी बोल्डर्स वगैरह, पत्थर वगैरह उन्होंने पुटअप करना स्टार्ट किया कि उसके अंदर जो है ट्रक फंसेगा नहीं। तो सिंपल सा, जैसे अभी भी हम लोग करते हैं गांव वगैरह में, अगर कोई गाड़ी आ गया, ट्रक वरक आ गया, हैवी व्हीकल्स आ गया, कहीं अगर फंस जाता है गीले मिट्टी वगैरह में या बालू वगैरह में, तो आप देखे होंगे कि ईंटा पत्थर लगा करके चक्का के नीचे और किसी तरह से कोशिश करते हैं क्या हो जाए, बस बाहर निकल जाए। तो सिंपली एकदम सिंपल लॉजिक से, कोई भी इसमें साइंस और कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल लॉजिक से इन्होंने बस क्या किया कि मिट्टी एक्सकेवेट करके हटाना स्टार्ट किया, और तब तक हटाते रहे जब तक लूज सॉइल था। जहां हार्ड सॉइल मिला वहां छोड़ दिया कि हाँ यहाँ के बाद अब हार्ड सरफेस हमें मिलने लगा, और उस हार्ड सरफेस के ऊपर क्या किया इन्होंने कि पत्थर अरेंज करके, स्टोन्स को अरेंज करके और एक लेयर बना दिया, और ऊपर सरफेस को थोड़ा सा चिकना कर दिया, और उसके ऊपर ये लोग मूवमेंट स्टार्ट कर लिए। बस इतना ही था, कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसमें बात नहीं की गई। अब हार्ड स्ट्रेटा तक पहुंचना है आपको, समझिएगा। अब कॉन्सेप्चुअली हम समझना चाह रहे हैं कि वहां उन्होंने किया था तो क्या क्या गलतियां हुई थी जो नहीं होना चाहिए था। आप ऊपर के सॉइल सरफेस को हटा रहे हैं, कब तक हटाना है, दिमाग में क्या था कि ऊपर का सरफेस जो सॉइल है वो नमी है, गीला है, लूज है, जिसमें फंस जा रहा है गाड़ी, तो हमें उस ऊपर वाले सॉइल को हटा करके और उस बॉटम लेयर तक जाना है जहां पे हार्ड मिल जाए। तो हार्ड स्ट्रेटा तक आपको पहुंचना है तो मिट्टी का लेयर जो है वो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सकेवेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो लार्ज एक्सकेवेशन, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन काफी ज्यादा होती थी, ठीक है, काफी ज्यादा होती, जिसकी वजह से उस जितना डेप्थ अब आपने एक्सकेवेट किया, मिट्टी हटाई, उतना फिर पत्थर भरना भी पड़ेगा, तब तो फिर सरफेस के बराबर आप लेके आओगे, तो फिर उतना भरना भी पड़ेगा। तो डेप्थ ऑफ द रोड, जो रोड का डेप्थ था, थिकनेस था, वो थिकनेस क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। थिकनेस काफी ज्यादा हो जाती थी, और ये थिकनेस आप देखिएगा यहाँ पे 0.75 से 1.2 मीटर। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.2 के आसपास, ठीक है, 3 ही चलो मान लेते हैं एक एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए कि 1 मीटर में 3 फीट मान लिया, ठीक है, 3 फीट मान लिया 1 मीटर में, तो ये 1.2 मीटर के आसपास, यानी 3-3.5 फीट का ये हो जाता था इसका थिकनेस, डेप्थ बहुत ज्यादा हैवी डेप्थ हो जाती थी यहाँ पे, ठीक है। और ये जब स्टार्टअप किए बनाना, तो इसमें सबसे नीचे में, जो सबसे नीचे बॉटम सरफेस हुआ, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे इन्होंने पुटअप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बड़े हार्ड सॉइल स्ट्रेटम के ऊपर इन्होंने लार्ज फाउंडेशन दिया था, 10 से 20 सेंटीमीटर के बड़े बड़े पत्थर्स वगैरह, ठीक है। और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे जो आपके स्टोन्स हैं, उन स्टोन्स को लाइम के अंदर मिक्स करके, लाइम समझते हैं आप,
बाइंडिंग मटेरियल है चूना, तो लाइम में मिक्स करके और छोटे स्टोन्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट किया और ऊपर सरफेस तक इन्होंने ला दिया। इसके अंदर कोई भी स्लोप वगैरह नहीं था, किसी तरह का जो हम लोग कैम्बर जानते हैं, क्रॉस स्लोप जानते हैं, वो सब कुछ भी कोई बात यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि वो चीज़ें का उनका कोई नामो निशानी नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहाँ पे बस लॉजिक क्या था दिमाग में कि हमारा टैंकर्स वगैरह इजीली मूव कर जाए, पास कर जाए, फंसे नहीं, बस इतना ही था। ठीक है, साइंस के फील्ड में कहा जाता है एक कहावत कि ठीक है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। ठीक है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। ठीक है, सुपर 30 वाली मूवी में भी आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस डायलॉग है। ठीक है, जब वो जाता है, पैसे की कमी होती है तो वो जाता है ना वहाँ पे ऋतिक रोशन, कहाँ, वो होटल वाले के पास, कौन, सेठ जी, लाला जी, सेठ जी नहीं, और उनको कैलकुलेशन समझाता है कि आपका दुकान बंद हो जाएगा, और उसके बदले में फ्री में वहाँ से पूरा भर करके, थैला भर के लेके आता है। तो भाई उसका बोलता है ना कि ये काम पहले क्यों नहीं किए। ठीक है, तो स्टेटमेंट देता है यही कि अभी आवश्यकता पड़ी तो दिमाग में अभी चीज़ें आई। तो आपके माइंड में आपको रिक्वायरमेंट जब भी जिस चीज़ का होगा तभी आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे और उसको ग्रैब करने की, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीज़ें हमें मिल जाए। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया, चीज़ें समझ में आती गई कि अच्छा इसके बारे में भी सोचना है, इसके बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना थिंकिंग गोल जो है, आपको क्या रिक्वायर्ड है, क्या करना है, उसके बारे में हमेशा सोचते रहिए, तभी आपको अंदर से आएगा कि हमें ये करना है, ये करना है। जब तक यहाँ सेट नहीं होगा तब तक फिर कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये रिलेट करते रहिएगा, इन्हीं चीज़ों से अपने आप को भी हम सुधार सकते हैं कि हाँ हमारे दिमाग में कोई चीज़ सेट है कि नहीं, हमें पता है कि नहीं कि हमें करना क्या है। नहीं पता होगा तो फिर जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलता रहेगा, टाइम पास होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि नीचे में हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर हैवी स्टोन्स वगैरह पुटअप करना स्टार्टअप कर दिया, और उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स लाइम के अंदर मिक्स करके दे दिया और एक सरफेस तैयार कर दिया। कोई यहाँ स्लोप वगैरह की बात नहीं थी। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक स्ट्रेट और रोड इन्होंने दिया जिसमें कोई भी ग्रेडियंट नहीं था, कोई भी स्लोप से रिगार्डलेस था, कोई स्लोप उसमें नहीं था। सॉइल को एक्सकेवेट किया गया था, रिमूव किया गया था, कहाँ तक, जब तक कि हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए। और इसका थिकनेस इसलिए कितना हो गया, 0.75 से 1.2 मीटर। ठीक है, ये देखिए ये हैवी स्टोन्स है, जो हैवी स्टोन्स नीचे रखा हुआ है, इसके बाद छोटे स्टोन्स है जिसको लाइम के साथ मिक्स करके और फिर ऊपर से स्टोन का लेयर दे करके इन्होंने बना दिया। अब जब आप स्टोन्स वगैरह भरेंगे, मान लीजिए कि आपने एक्सकेवेशन किया और उस एक्सकेवेशन में आप स्टोन्स वगैरह भर रहे हैं, तो स्टोन एक के ऊपर एक आप रख रहे हो, तो वो साइड में लैटरल मूवमेंट भी तो जाएगा ना। आप समझिएगा, मान लीजिए कि एक के ऊपर कोई चीज़ आप अरेंज करके रख रहे हैं, तो क्या वो लैटरली साइड में मूव ऑन नहीं करेगा। अगर इसी स्टेज पर मैं यहाँ पे मिट्टी या स्टोन्स वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट कर दूँ और सोचूं कि ये पूरा ऐसे पहाड़ बन जाए, तो सीधा बन जाएगा नहीं, ये लैटरल क्या होगा, मूव करेगा। तो लैटरल मूवमेंट को रोकने के लिए साइड से, लैटरल मूवमेंट को रोकने के लिए साइड में बड़े बड़े पत्थर भी इन्होंने पुटअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसको अब हम लोग टेक्निकली जानते हैं, उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, अभी हम लोग जब हाईवे स्टार्ट करेंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने के बाद, तो एक एक टेक्निकल नाम भी देखेंगे किसका क्या नाम होता है, तो उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, KERV, कर्व। कर्व क्या होता है, लैटरल मूवमेंट को रोकने के लिए जो चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने साइड में, ठीक है, यहाँ पे साइड में हैवी एक बड़ा लार्ज पत्थर इन्होंने रखा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व स्टोन। ठीक है, कि कर्व वाली प्लेस पे आया है और ये स्टोन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कर्व स्टोन। तो साइड में इन्होंने क्या दे दिया, कर्व स्टोन एक दे दिया। ठीक है, तो ये इनका बेसिक फेनोमिना रहा और इसी तरीके से इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन किया। ये साइड में आपको दिख रहा है, ये कर्व स्टोन है जो कि स्लिपरी, इसको लैटरल मूवमेंट होने से रोकेगा। और ये हैवी बोल्डर्स हो गए बड़े, उसके बाद छोटे स्टोन्स हो गए लाइम के साथ मिक्स करके, और ये लेयर इन्होंने बना लिया अपना। इसका थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। थिकनेस कितना रहा, 0.75 से 1.2 मीटर। अब यहाँ से
अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा बात करते हैं। इंफॉर्मेशन ले लिया कि क्वेश्चन क्या ही बन सकता है, यहां से दो ही सवाल आ सकता है अगर सवाल पूछा जाए तो। पहला कि थिकनेस ऑफ रोमन रोड कंस्ट्रक्शन कितनी रही, 0.75 मीटर से 1.2 मीटर, बस ये एक डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहला। सेकेंड थिंग कि जो रोड की लैटरल मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने यूज किया, उसमें क्या यूज किया, तो कर्व स्टोन, और वो लार्ज स्टोन था, बड़े बड़े पत्थर रखना स्टार्टअप किया था क्योंकि लैटरल मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो लिखेंगे रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये डेवलप क्यों हुआ, इट डेवलप, फर्स्ट में लिखेंगे इट डेवलप, डेवलप फॉर देयर मिलिट्री पर्पस, डेवलप फॉर देयर मिलिट्री पर्पस, फॉर देयर मिलिट्री पर्पस, फॉर देयर मिलिट्री पर्पस, अंडरलाइन करेंगे मिलिट्री पर्पस को। इंफॉर्मेशन के लिए बताया, पूछेगा नहीं कभी भी, ठीक है, पूछेगा नहीं। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि मिलिट्री पर पूरे दिमाग में गोल सेट था कि हमको अपना टैंकर ले जाना है, बस वो कैसे चल जाए, ठीक है, वो चला जाना चाहिए, बाकी उसके बाद रोड सही हो खराब हो इससे हमें मतलब नहीं है, वो हमारा पास ऑन हो जाना चाहिए, गोल हमारा ये था। अब उसको ले जाने के लिए जो चीजें समझ में आई उस समय, जो दिमाग में आया वो उन्होंने करना स्टार्ट किया, जिस चीज से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसका रिजोल्यूशन, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, और वो रिजॉल्व दिखा कि प्रॉब्लम यही था कि गाड़ी फंस रही है, तो हार्ड स्ट्रेटा तक जाओ और पत्थर भर दो ताकि गाड़ी फंसे ही ना, ठीक है, कोई लूज सॉइल मिले ही ना जिसके अंदर सेटलमेंट हो जहां पे गाड़ी फंसे, तो इसी चीज को रिजॉल्व किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, अगला हेडिंग दे दीजिएगा फीचर्स, हेडिंग दे देंगे फीचर्स, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन का फीचर, फीचर्स, फीचर्स में लिखेंगे नीचे पहला वन, पहला फीचर्स, पहला फीचर्स, फर्स्ट फीचर्स में लिखिएगा नो एनी ग्रेडियंट, नो एनी ग्रेडियंट, स्ट्रेट रोड, नो एनी ग्रेडियंट कॉमा स्ट्रेट, स्ट्रेट रोड बिल्ट अप, नो एनी ग्रेडियंट कॉमा स्ट्रेट रोड बिल्ट अप, कोई ग्रेडियंट नहीं था, सीधा स्ट्रेट रोड बना दिया गया, स्ट्रेट रोड बिल्ट अप, पहला फीचर्स। दूसरा लिखिएगा सेकंड वन, soil is excavated, soil is excavated, soil is excavated and remove, soil is excavated and remove and removed up to, removed up to an extent, removed up to an extent, extent hard strata, extent hard strata, hard strata, अंडरलाइन कीजिएगा, removed up to hard strata, removed up to hard strata, removed up to hard strata। अच्छा, लॉजिक समझ रहे हैं ये कि क्यों हार्ड स्ट्रेटा तक ये लोग गए, बस सेटलमेंट कंसोलिडेट ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम जो है तो सॉल्यूशन तो उसी काम ढूंढेंगे, दिमाग में एक ही चीज़ की प्रॉब्लम ही चल रही थी, गाड़ी फंस जा रही है, बस ये फंसना नहीं चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम बस यही चल रहा था, तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। अब हार्ड स्टेटा तक आप रिमूव करेंगे तो उतना फील भी करना होगा, तो उतना फील करेंगे तो इसका थिकनेस क्या होगा, रोड का थिकनेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो हैवी थिकनेस हो जा रही थी। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, thickness of, thickness of Roman road, thickness of Roman road, thickness of Roman road is in the range of, is in the range of, is in the range of 0.75 meter to
1.2 मीटर, 0.75 मीटर टू 1.2, अंडरलाइन करेंगे 0.75 टू 1.2, सर्कल वर्कल में डाल दीजिएगा, डेटा ध्यान चाहिए, ठीक है, पूछा जा सकता है डेटा ये। नेक्स्ट लिखेंगे अगला, टू प्रोवाइड लैटरल स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड lateral stability, to provide lateral stability, to provide lateral stability, curve stone are used, to provide lateral stability, curve stone are used। कर्व स्टोन को अंडरलाइन करेंगे, लार्ज स्टोन, बड़े बड़े स्टोन इन्होंने साइड में दे दिया ताकि वो लैटरली मूव ऑन ना करे, लैटरल स्टेबिलिटी उसको मिलता रहे, ठीक है। तो ये उस समय की बात हो गई। अब हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल जानकारियां हैं, हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। हमारे पास सीपेज का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास वाटर की वजह से अनस्टेबिलिटी जो होती है, जो ड्यूरेबिलिटी नहीं रह पाती है रोड की, वो हमें पता है। तो इन सारे जानकारियों का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हम लोग प्रेशर भी समझते हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है, प्रेशर आप समझते हैं कैसे ट्रांसमिट होता है, सॉइल वगैरह पढ़े हैं थोड़ा बहुत पहले कभी? सॉइल वगैरह कभी पहले पढ़े हो थोड़ा बहुत भी? भूल गए हैं? देखिए, ये मान लीजिए कि आपका ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पर हमने यहाँ पर एक लोड दिया, ठीक है, यहाँ पे एक हमने फोर्स P अप्लाई किया इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो सॉइल में कैसे ट्रांसफर होगा, शिफ्ट होगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उसकी बात कर रहे हैं। जहां पे आपने फोर्स लगाया है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट है एप्लीकेशन का, यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। इसका कुछ अपना एरिया होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि इसका कुछ एरिया ले लेते हैं, पॉइंट पे ना लगा कि इतना एरिया ले लेते हैं, ये एरिया ले लेते हैं हम, ठीक है, ये एरिया ले लिया। इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस A हो गया और इधर वाला डिस्टेंस हमारा B हो गया, इस पे हमारा लोड लग रहा है, ठीक है। लोड जो है हमारा इस पे लग रहा है, यहाँ पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, इसी एरिया पे, इस एरिया पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये तो ग्राउंड सरफेस हो गया, सरफेस के ऊपर हमने ये लोड लगाया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ हम लोग लोड लगा रहे हैं। अब लोड जब लगाएंगे तो ये लोड सॉइल के लेयर्स में ट्रांसफर होगा नीचे। इस ऊपर लोड जो आप लगाए उसको बियर कौन करेगा? सॉइल ही करेगा। वो अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ होगा? सॉइल में ट्रांसफर होगा। तो जब सॉइल में ट्रांसफर होगा, सॉइल में ये जाकर के रेजिस्ट करेगा, तो इसकी रेजिस्टेंस होती कैसे है, कैसे सॉइल रेजिस्ट करता है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो चूंकि सॉइल जो है ऐसा तो नहीं है कि जितना एरिया हमने ये लिया है इतना ही एरिया में नीचे सॉइल है, इस साइड इधर उधर सॉइल नहीं है, ऐसा है क्या? सॉइल तो लैटरल डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैला हुआ है, इसीलिए सॉइल में लैटरल मूवमेंट कभी नहीं हम पढ़ते। सॉइल में कंसोलिडेशन, आप सेटलमेंट जब पढ़ोगे या पढ़े होंगे तो सेटलमेंट हमेशा हम पढ़ते हैं केवल कैसा? वर्टिकल सेटलमेंट। लेटरल सेटलमेंट पढ़ा है सॉइल का? नहीं। क्यों? क्योंकि साइड में सॉइल का जो लेयर है वो क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, कहीं उसका अंत ही नहीं है कि कहां जाकर के सॉइल लास्ट होगा, ठीक है। तो चारों साइड सॉइल है, तो इस सॉइल में जब लोड ट्रांसफर होता है नीचे तो कैसे ट्रांसफर होता है? ये लोड जब ट्रांसफर, मान लीजिए कि यहां से, मैं यहां से कह रहा हूं कि जेड डेप्थ नीचे, यहां बताइए कि इस लोड का वैल्यू क्या रहा होगा, स्ट्रेस कितना डेवलप होगा यहां पे उस लोड की वजह से। यहां इस वाली पॉइंट पर अगर स्ट्रेस पूछा जाए कि यहां पे स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो यहां पे हम सीधा कहेंगे फोर्स अपॉन एरिया। ये वाली एरिया कितनी होगी? A इंटू बी, जहां पे अप्लाई किया गया है। स्ट्रेस निकाल रहा हूं मैं, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन
एरिया। तो यहाँ पे फोर्स हमारा P हो गया और एरिया हो गया A इंटू बी। लेकिन अगर मैंने जेड डेप्थ नीचे यहाँ इतना नीचे आकर के और पूछा कि अब इस पॉइंट पे बताइए कि स्ट्रेस कितना होगा, तो क्या यहाँ पे भी स्ट्रेस जो है वो मैं यही लिखूं क्या, फोर्स अपॉन एरिया, यही होगा एरिया? नहीं, क्या होगा अब, फोर्स तो वही रहेगा, लोड तो वही रहेगा, लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। क्यों? यानी एरिया क्या होगा, बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड ट्रांसफर होता है नीचे, वो लार्ज एरिया एक्सटेंट में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, यानी लोड की जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये एरिया जो है ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी नीचे में आकर के कुछ इस तरीके का ये बड़ा एरिया आपको मिलेगा और इस पूरे एरिया के ऊपर ये पूरा लोड क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ग्राउंड सरफेस के नीचे जाते हैं तो एरिया हमारा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अगर एरिया नीचे जाने के बाद बढ़ रहा है और ऊपर में एरिया क्या है, कम है, तो ध्यान से समझिएगा, ऊपर एरिया कम है, नीचे एरिया ज्यादा है, तो लोड का इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, हैवी स्ट्रेस ऊपर जनरेट होगा या नीचे, ऊपर स्ट्रेस जनरेट होगा हैवी, और नीचे में स्ट्रेस क्या होगा, कम जनरेट होगा। तो स्ट्रेस नीचे कम जनरेट हो रहा है और स्ट्रेस ऊपर में हैवी जनरेट हो रहा है। तो हैवी पत्थर हमको नीचे चाहिए था कि ऊपर चाहिए था, किधर चाहिए था, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस ऊपर हमारा ज्यादा जनरेट हो, नीचे जाकर के तो स्ट्रेस का एक्सटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लार्ज एक्सटेंट ऑफ एरिया में। तो नीचे में हमने इतना हैवी ये जो अपना दिया, ये रॉक्स, इतने बड़े बड़े पत्थर हमने दिए, क्या इसका कोई यूज रहा, नहीं, कोई यूज नहीं है। लेकिन उस समय ये दिमाग में था ही नहीं कुछ भी, उस समय ये था कि हमारा ट्रक फंसे नहीं, बस। तो नहीं फंसे तो नीचे हैवी डाल दो, ऊपर पत्थर पूरा डाल दो, ताकि नीचे से ऊपर तक सब जो है एकदम हार्ड हो जाए और इजीली क्रॉस कर जाए, बस दिमाग में इतनी ही बात थी। ठीक है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया ही नहीं था कभी उस समय तो केवल इतना ही था कि सीधा बस हमारा टैंकर वगैरह मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इस रोमन रोड कंस्ट्रक्शन का कुछ ड्रॉबैक्स रहा, और इसी ड्रॉबैक्स को देखते हुए जब दूसरी बार फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में जब रोड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने इससे सीख लेते हुए, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन का जो ड्रॉबैक पॉइंट्स रहा, इससे सीख लेते हुए और इनकी गलतियों को थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश करी, जहां तक उनका दिमाग पहुंच पाया वहां